मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है, आज संडे है और संडे को द हिंदू में कोई भी एडिटोरियल पब्लिश नहीं होता है। तो आज हम लोग ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादातर बच्चे आज पढ़ना नहीं चाहते हैं। आज सबको छुट्टी चाहिए होती है। बस एक इम्पॉर्टेंट है, वो देखेंगे। उसके अलावा जो ये इसराइल फिलिस्तीन का विवाद चल रहा है उसके बारे में जानेंगे। बस ज़्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे आज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डिस्कशन। अगर हम बात करें आज के इंपॉर्टेंट डे की, तो आज एयरफोर्स डे या वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। उसके पीछे वजह ये कि 8 अक्टूबर 1932 को ही एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, तो इस वजह से प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई है आईएएफ सीमाओं से परे शक्ति, यानी कि आईएएफ एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। दोस्तों, आप सबने भी ये न्यूज या तो पढ़ी होगी या तो सुनी होगी या तो कहीं ना कहीं देखी होगी, क्योंकि ये न्यूज ही ऐसी है, इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई है। मतलब एकदम क्या कहा जाए, ये जो फिलिस्तीन और इसराइल का विवाद था, इसने एक नया ही मोड़ ले लिया है। तो इस आर्टिकल में हम वही बात करने वाले हैं कि इसराइल फिलिस्तीन विवाद क्या है, कैसे शुरू हुआ था, क्या इसका इतिहास रहा है, क्या कारण रहे हैं, इसमें यूएसए ने क्या भूमिका निभाई है और इसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है, सारी चीजें हम जानने वाले हैं। देखिए, कल क्या हुआ है, सैटरडे वाले दिन हमास का जो नेता है, मतलब मायावी नेता, ये जो रहते हैं ना छुपे हुए लोग, सरगना जिसको कहा जाता है, एक तरीके से आतंकवादी संगठन है, इसका नाम है मोहम्मद देव। इसने एक रिकॉर्डेड वीडियो भेजा था जिसमें ये कहा था कि तुम लोगों ने ये जो, आप देखिए इसको पहले, ये है अल-अक्सा मस्जिद। सारा विवाद इसी को लेकर के, यरूशलेम करके एक जगह है, इसी को लेकर के सारा विवाद है। और यरूशलेम में भी खास करके ये जो मस्जिद है, क्योंकि ये इस्लाम धर्म के लिए भी उतनी ही पवित्र मानी जाती है जितनी कि यहूदी धर्म के लिए। तो दोनों ही धर्मों के लिए पवित्र स्थल है, तो इस वजह से इसको लेकर विवाद रहता है। तो मोहम्मद देव ने एक वीडियो जारी की जिसमें ये कहा कि आप लोगों ने जो एरिया कैप्चर किया ना, उसके खिलाफ अब बहुत हो गया, अब हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, चुप नहीं रहेंगे। और बताया जा रहा है कि कुछ ही देरों में 5,000 रॉकेट दाग दिए गए इसराइल के अंदर। यानी जो हमास के लोग हैं, हमास के लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कहीं भी इंक्लूड नहीं होते हैं यहाँ पे, जो नेता लोग होते हैं जो अपना फायदा चाहते हैं, तो हमास के द्वारा इसराइल में 5,000 रॉकेट दागे गए। तो फिर इसराइल कहाँ चुप रहने वाला है। इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की और इसराइल ने भी वही किया कि हमास में बहुत सारे रॉकेट दागे, मिसाइलें भेजी। तो यहाँ पे कार्रवाई शुरू हो गई दोनों तरफ से। और फिर इजराइल ने युद्ध की घोषणा भी कर दी। इजराइल ने कहा कि उन्होंने शुरू किया और खत्म हम करेंगे, जीत हमारी ही होगी। यानी कि युद्ध जैसे स्थिति बन गई, या यूं कह लें कि युद्ध शुरू हो चुका है। और जब कहीं भी युद्ध होता है ना, तो सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति बनती है महिलाओं की। चाहे उनकी कोई भागीदारी हो, चाहे ना उनकी कोई गलती हो ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति बनती है महिलाओं की। दोनों समुदाय की महिलाओं के, मतलब दोनों के साथ बदतमीजियां होंगी, बदसलूकियां होंगी, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, उनके घरों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। मतलब ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यार, क्या कहा जाए। इसी तरीके से जो बुजुर्ग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि अगर आप देखिएगा तो इनमें, इन तीनों तबके में से, चाहे बुजुर्ग हो गया, चाहे बच्चे हो गए, चाहे महिलाएं, कोई भी नहीं चाहता होगा कि युद्ध हो, क्योंकि इनको भी पता है अब महिलाओं को कभी नहीं चाहिए कि युद्ध हो, तो चाहते हैं कि शांति से रहे। ऐसे बुजुर्ग हैं, इनको अपनी जिंदगी की वैल्यू समझ आ चुकी है। ये लोग अपने लाइफ का पूरा टाइम देख चुके हैं, तो इनको पता है कि युद्ध में कुछ नहीं रखा है। अंततः शांति ही जो है, ये देश को लेकर के चल सकती है, विश्व को लेकर चल सकती है, युद्ध में कुछ नहीं रखा है। इसी तरीके से बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं, तो इनकी कोई भूमिका ही नहीं होती है। भूमिका किसकी होती है? लीडर्स की। लीडर्स अपने कारनामों के चलते सेना को आगे कर देंगे। बताइए सेना की क्या गलती है किसी भी देश में? सिर्फ यहाँ पे इसराइल या फिलिस्तीन की बात नहीं की जा रही। जब कभी भी कहीं भी युद्ध होता है तो मारे कौन जाते हैं? सेना के लोग। शहीद कौन होते हैं? सेना के लोग। जबकि उनकी कोई गलती नहीं, वो तो बस बेचारे बॉर्डर पे सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं। जो भी होता है यहाँ पे दो नेताओं के बीच होता है। अब नेताओं ने क्या किया, क्या नहीं किया, उसका परिणाम भुगतते हैं सेना वाले। इनकी भी तो फैमिली है, इनके भी तो बच्चे हैं, इनकी भी तो बीवी है, इनका भी तो घर है। लेकिन सबसे ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है सेनाओं के लिए, इनको झेलना पड़ता है। मतलब करे कोई और भरे कोई और, ये कंडीशन बन जाती है। ये इजराइल फिलिस्तीन विवाद शुरू कहाँ से हुआ? तो आप देखेंगे जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो यहाँ पे नाजी के द्वारा, यानी कि कह लीजिए हिटलर के द्वारा क्या किया गया था, तो यहूदियों को बहुत उत्पीड़न किया गया था। गैस चेंबर में भर भर के, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, गैस चेंबर में भर भर के यहूदियों को मारा जा रहा था। घरों में से खोज खोज के मारा जा रहा था यहूदियों को। जबरदस्ती उनको गैस चेंबर में भेज दिया जा रहा था हिटलर के द्वारा। मतलब बहुत दयनीय स्थिति बन गई थी उस समय यहूदियों के लिए। तो यहूदी लोगों ने क्या किया, बचने के लिए ये लोगों ने फिलिस्तीन में शरण ली। मतलब बहुत सारे यहूदी भाग करके फिलिस्तीन में चले गए, तो धीरे धीरे करके तो उनकी आबादी थोड़ा सा बढ़ गई। और फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की हार होती है, तो लोगों के सामने ये फैक्ट आ जाता है कि जो यहूदी थे उनके साथ बहुत ही खराब कंडीशन बनी है, उनका बहुत उत्पीड़न किया गया है, उनको बहुत सताया गया है। तो ये लेकर के अब पूरे विश्व पटल पर इनके लिए एक सिंपैथी आ जाती है, सहानुभूति आ जाती है कि यार इनके साथ बहुत ही गलत चीजें हुई है, उनको बहुत सताया गया, अब क्या किया जाए। तो इन लोगों ने क्या किया था, बचने के लिए फिलिस्तीन में शरण ले ली थी। धीरे धीरे इनकी आबादी बढ़ने लगी थी। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जर्मनी हार गई, तो यहाँ पे जो यूएसए था और यूएन था, इन दोनों ने मिलकर के साइलेंटली, और खास करके यूएसए ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई कि इसने यहूदियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब जब इसने यहूदियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो ये जहाँ पे आए थे शरणार्थी के रूप में फिलिस्तीन में, इन्होंने क्या किया कि फिलिस्तीन का थोड़ा सा एरिया कैप्चर कर लिया। अब जब फिलिस्तीन का थोड़ा सा एरिया कैप्चर किया रहने के लिए, तो फिर इन्होंने एक युद्ध, वो सॉरी युद्ध नहीं, वो
क्या बोलते हैं यार उसको, आंदोलन चलाया कि हमें भी अपनी मातृभूमि चाहिए और अब हम यहाँ के निवासी हो गए, हम यहीं पे रहेंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे, हमें जमीन दी जाए ताकि हम यहाँ पे रह सके। तो यहाँ पे यूएसए और यूएन आते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सिद्धांत रखा, इसको कहते हैं द्विराष्ट्र का सिद्धांत। अब द्विराष्ट्र का सिद्धांत कहता है, तो इसमें ये कहा गया कि थोड़े से इलाके पे इस्लाम वाले, जो इस्लाम के मानने वाले यानी कि फिलिस्तीन में जो लोग रहते हैं वो इनका सब रहेंगे थोड़ी सी जमीन में, और इसी तरीके से थोड़ी सी जमीन में जो यहूदी लोग हैं वो लोग रहेंगे, यानी दो लोगों का दो राष्ट्र बना दिया जाए, दो समुदायों का दो राष्ट्र बना दिया जाए। अब क्योंकि उस समय यूएसए इतना ताकतवर कंट्री थी कि कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता था, तो इस सिद्धांत को चाहे जैसे मान लिया गया। हालांकि फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी क्योंकि यूएसए ने कह दिया था, और उस समय यूएसए तो पापा था, तो जो कह दिया वो सबको मानना पड़ा। और फिर यूएसए की वजह से यहाँ पे पिक्चर में आ जाता है यूएन। यूएन ने ऐसा सिद्धांत रखा था कि दो राष्ट्र बना दिया जाए। तो पीछे तो बैकग्राउंड में यूएसए था, लेकिन सामने कौन आया, यूएन। तो जब यूएन आ गया तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम लोग को मानना ही था। और ये जो आपको मस्जिद दिख रही है, इसका नाम है अल अक्सा मस्जिद। पूरा मुद्दा इसी को लेकर के चल रहा है। वैसे तो क्षेत्र जो है उसका नाम है यरूशलेम, यरूशलेम को लेकर के पूरा विवाद हो रहा है। यरूशलेम जो क्षेत्र है वो फिलिस्तीन के लिए और ये यहाँ पे जो इसराइल है, इन दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। दोनों एक तरीके से धार्मिक स्थल है और दोनों के लिए उतना ही पवित्र है। जैसे आप अल अक्सा मस्जिद ये देख रहे हैं, तो बात की जाए अल अक्सा मस्जिद जो है ये मक्का और मदीना के बाद इस्लाम धर्म में तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। तो इसी क्षेत्र को लेकर के अक्सर विवाद बना रहता है। और ये सोचिए, द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर के आज तक लगातार युद्ध चलता ही रहा है। आए दिन कभी खबर आती रहती है कि कभी फिलिस्तीन के लोग मारे गए, कभी इजराइल के लोग मारे गए। और यहाँ पे कई बार आप वीडियो देखेंगे, आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे ना, तो आपको वीडियो बहुत सारी मिल जाएगी जिसमें महिलाओं के साथ बदतमीजियां की जा रही है। फिर जो फिलिस्तीन को यहाँ पे जो अलग मस्जिद के आसपास धरना दे रहे हैं, तो उनको इजरायली सेना मारती है। हालांकि देखिए, वर्तमान सरकार के आने से पहले हम लोगों ने दोनों के साथ बातचीत की कोशिश की थी। मतलब हम ये लेके चल रहे थे कि दोनों की तरफ रहेंगे, किसी एक की साइड से नहीं बोलेंगे। लेकिन जब से वर्तमान सरकार आई, तो हमने इसराइल को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसराइल वैश्विक पटल पर लगातार हमारे साथ बना रहता है, चाहे कोई और खड़ा हो ना खड़ा हो। जैसे रसिया है हमारे लिए, उसी तरीके से इसराइल लगातार हमारे लिए खड़ा रहता है। और फिर क्या, वो वर्तमान समय इसराइल ने अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया, इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया कि मतलब छोटा सा शहर है, सॉरी छोटा सा देश है, लेकिन इसके पास टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा है कि टेक्नोलॉजी के मामले में इसने सबको पीछे छोड़ रखा है। तो जब टेक्नोलॉजी के मामले में इसने खुद को डेवलप कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि अन्य आसपास के क्षेत्रों से आगे होगा। तो इसने टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, इस वजह से इसको कोई डर नहीं है। और फिर बैकग्राउंड में इसे तो सपोर्ट कर ही रहा है। ये देखिए, अगर इतिहास देखा जाए कि 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तब देखिए आप, ये जो ग्रीन वाला एरिया दिखाया गया है, तो फिलिस्तीन था। इसी तरीके से फिर 1948 में देखिए सेकंड विश्व युद्ध के बाद क्या हो गया, इस तरीके से सिकुड़ता सिकुड़ता यहाँ तक आ गया 1967 में, 1995 में, और फिर अब देखेंगे 2020 में। तो यहाँ पे जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है, इसके बीच बीच में भी आपको ब्लू ब्लू डॉटेड दिख रहा होगा, यानी इसके जो अंदर जा करके भी इसराइल ने हस्तक्षेप किया, और अंदर जा करके इसराइल ने वो क्षेत्र कैप्चर कर लिया। किसका, तो फिलिस्तीन का। ये देखिए, ये रहा इजराइल, और ये है डेड सी। यहाँ पे आप मेडिटेरियन सी देख सकते हैं, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया। जब भी मैप देखिए तो आसपास का क्षेत्र जरूर देखिए। और ये रहा गाजा स्ट्रिप, और ये रहा आपका जेरूसलम, और ये तल अबीब हो गया, और ये रहा आपका वेस्ट बैंक, और ये गोलन हाइट्स। अब आए दिन आप ये, तो गाजा स्ट्रिप यानी कि गाजा पट्टी, और ये गोलन हाइट, ये दोनों क्षेत्रों को आप सुनते होंगे, न्यूज में अक्सर ये दोनों क्षेत्र आते रहते हैं। और जो बच्चे कुछ स्थिति थी वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बिगाड़ के चली गई। मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या कहा था, इन्होंने ये कह दिया कि जो यरूशलेम है इसको हम इसराइल की ऑफिशियल कैपिटल मानते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस पे पैलेस्तीनी लोग भड़क जाएंगे, तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से पूरा मुद्दा चला है कि ऐतिहासिक मुद्दा, लंबे समय से यहाँ पे युद्ध की पृष्ठभूमि रही है। तो अब इस मैप को ध्यान से देख लीजिएगा, आने वाले सारे एग्जाम के लिए मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है, 5,000 रॉकेट दागे जाना एक ही देश में, और वो भी कोई बहुत बड़ा देश नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है कि ये तो बहुत खतरनाक स्थिति बन गई है। हालांकि इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की है, और हमारे पीएम जो है, यानी कि हमारे देश, अब जब पीएम खड़े तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। ये रहा उसका स्टैटिक पोर्शन। इसराइल फिलिस्तीन विवाद क्या है, तो यह यरूशलेम के प्रतीक और भूमि को लेकर सदियों पुराने संघर्ष से जुड़ा है। वर्ष 1948 के पहले अरब इजराइल युद्ध में इसराइल ने शहर के पश्चिमी आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया, और जॉर्डन ने पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिस पर बाद में इसराइल ने कब्जा कर लिया। वर्ष 1948 में जब पहला अरब युद्ध हुआ था, तो इसमें इसराइल ने क्या किया था, तो इसने आधे हिस्से पर पश्चिमी के कब्जा कर लिया। और जो जॉर्डन था, तो जॉर्डन ने क्या किया था, इसने पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। और फिर बाद में इसराइल ने क्या किया, जो जॉर्डन ने कब्जा किया था उसको हटा करके खुद ही कब्जा कर लिया पूर्वी हिस्से पर भी। तब से इसराइल ने पूर्वी यरूशलेम में बस्तियों का विस्तार किया है। ये जो आपको दिख रहा है ना, यही जेरूसलम या यरूशलेम, ये एक ही है, यही है, ठीक है, इसको देखिएगा।
फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसराइल भी इसको चाहता है यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना, और फिलिस्तीन भी चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि विवाद तो होगा ही, युद्ध तो होगा ही। इसराइल पूरे शहर को अपनी एकीकृत शाश्वत राजधानी के रूप में देखता है, जबकि फिलिस्तीनी नेतृत्व इस संबंध में किसी भी समझौते से इनकार करता है, जब तक कि पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी के रूप में मान्यता नहीं दी जाती। अब यहाँ पे इसराइल जो ये कहता है कि पूरा का पूरा यरूशलेम हमारा है, हम इसको एक मानते हैं, जैसे वो चाइना पॉलिसी है, जैसे रसिया कहता है कि सब मुझसे ये अलग हुए हैं सारे देश, अब मैं सबको मिला के एक कर लूंगा। तो इसी तरीके से इसराइल कहता है कि जो यरूशलेम है इस पे हम किसी का कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका 1 इंच भी हम किसी को नहीं देंगे, सारा का सारा यरूशलेम हमारा है। जबकि वहीं फिलिस्तीनी लोग ये कह रहे हैं, फिलिस्तीनी नेता ये कह रहे हैं कि हमें पूर्वी यरूशलेम चाहिए, हम उसको अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि वही बात है, अल-अक्सा वाली मस्जिद वो धार्मिक रूप से पवित्र स्थान माना जाता है। इसलिए फिलिस्तीनियों को पूर्वी यरूशलेम के पास स्थित शेख जर्राह से बेदखल होने के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। अब वही बात है, मतलब जब इसराइल के जो लोग हैं, यहूदी लोग पहले आए थे शरणार्थी के रूप में, अब इन्होंने इतना ज्यादा कब्जा कर लिया कि फिलिस्तीनी लोग वहाँ पे शरणार्थी बनकर रह गए हैं। क्योंकि आपको मैंने मैप भी दिखाया है, एक सेकेंड, ये देखिए मैप। तो पहले जब ये आए थे इसराइल के लोग, तो ये शरणार्थी के रूप में आए थे, फिर धीरे धीरे इतना ज्यादा कब्जा कर लिया कि जो वहाँ के मूल निवासी थे वही यहाँ के शरणार्थी बनकर रह गए हैं। बात की जा रही हाल ही में इजरायली सशस्त्र बलों ने यरूशलेम में जायोनी राष्ट्रवादियों द्वारा वर्ष 1967 में शहर के पूर्वी हिस्से पर इजराइल के कब्जे को स्मरण करते हुए निकाले जाने वाले मार्च से पहले यरूशलेम के हरम अस शरीफ में अल अक्सा मस्जिद पर हमला कर दिया गया। अल अक्सा मस्जिद मक्का और मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र धर्म स्थल है। इसने पूरे क्षेत्र में इस्लाम के अनुयायियों में भय पैदा कर दिया और कट्टरपंथियों ने अल अक्सा मस्जिद की रक्षा हेतु आह्वान करना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि अगर मस्जिद पर अटैक हो रहा है तो जो आसपास के लोग डरेंगे ही डरेंगे। और दूसरी बात ये कि जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, अब जो इस्लाम को सही तरीके से मानने वाले, यानी जो उस धर्म को लेकर के कट्टरपंथी है थोड़ा सा, अब कोई किसी भी धर्म के पवित्र स्थान पर अगर हमला होता है तो जाहिर सी बात है कि उनके धर्म के लोग भड़केंगे। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि उन्होंने फिर क्या कहा कि अल अक्सा मस्जिद खतरे में, उसको बचाने के लिए सामने आई है। वर्ष 2021 की शुरुआत में पूर्वी यरूशलेम के केंद्रीय न्यायालय ने यहूदी एजेंसियों के पक्ष में अपने निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें न्यायालय ने 4 फिलिस्तीनी परिवारों को शेख जर्राह से बेदखल होने के पक्ष में निर्णय दिया था। अब यहाँ पे पूर्वी यरूशलेम के न्यायालय ने क्या कर दिया, तो जो फिलिस्तीन के लोग हैं इनके 4 परिवार को यहाँ से बेदखल होने की बात कही कि इनको देश निकाला दे दिया, इनको भगा दिया गया। यह समस्या अभी भी अनसुलझी है, जो गंभीर बनी हुई है। हिंसा का वर्तमान स्वरूप वर्ष 2014 के बाद से सबसे गंभीर है, जिसमें फिलिस्तीनियों द्वारा रॉकेट फायरिंग और जवाबी कार्रवाई में इसराइलियों द्वारा किए गए हवाई हमले शामिल हैं। ये एक और मैप आप इसको देख सकते हैं, इसराइल और फिलिस्तीन गाजा स्ट्रिप का, गोलन हाइट्स का। अब यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डेड सी क्या है, डेड सी कहाँ पड़ता है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं सीरिया हो गया, जॉर्डन, इजिप्ट, तो ये सारी चीज आप देख के रखिएगा। उसके अलावा ये मेडिटेरियन सी है। यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ से बहुत अच्छा बन जाएगा। संघर्ष को भड़काने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो फिलिस्तीन में हमास शासन। हमास वर्ष 1987 में खोजी गई मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की हिंसक शाखा है, जो हिंसक जिहाद के माध्यम से फिलिस्तीन के हर इंच पर अल्लाह के झंडे को ऊपर उठाने की मांग कर रहा है। जो ये हमास है ना, ये क्या करता है, तो एक आतंकवादी संगठन इसको घोषित कर दिया गया। ये कहता है कि जो भी फिलिस्तीन है इसके पूरे टाइम, मतलब पूरे क्षेत्र पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का राज होना चाहिए, और यहाँ पे अल्लाह के नाम का झंडा उठाए हुए ये कहता है कि मतलब इस्लाम का राज होना चाहिए। इस तरीके से समझिए। हमास फिलिस्तीनियों का अधिक कट्टरपंथी गुट है, जिसने अब जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलिस्तीन की तथाकथित राष्ट्रपति सत्ता न तो चुनाव करा रही है, ना ही ठीक से काम कर रही है। हमास की तानाशाही और सीमाओं पर इसराइल की घेराबंदी फिलिस्तीनियों को परेशान कर रही है। अब यहाँ पे देखो हो ये रहा है कि जो हमास का शासन है इसको तो आतंकवादी समुदाय घोषित कर दिया गया है, इसको कट्टरपंथी भी कहा जा रहा है, आतंकवादी भी किया जा रहा है। तो अब जब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं इसराइल पे अटैक। कर कौन रहा है, हमास के लोग, यानी कि आतंकवादी लोग इसराइल पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन जब इसराइल अटैक कर रहा है तो उसको झेलना किसको पड़ रहा है, फिलिस्तीन के लोग को झेलना पड़ रहा है। यानी कर ये लोग रहे हैं, झेल कौन रहा है, फिलिस्तीन के लोग। और इसराइल क्या कर रहा है कि इनसे सुरक्षा के लिए, हमास से सुरक्षा के लिए पूरे इसराइल को, सॉरी, पूरे फिलिस्तीन को ही कब्जे में लेने की बात कर रहा है। यानी पूरे फिलिस्तीन के ऊपर ही ये घेरा लगाए हुए बैठा है, इसके ऊपर आंख लगाए हुए बैठा कि कब इनको निपटा दिया जाए। और इसी तरीके से गलती किसकी, हमास की गलती है, झेल पूरा फिलिस्तीन रहा है। उसके अलावा बात करें, दोनों राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता भी है। तो दोनों पक्षों में नेतृत्व संरचनाओं में अक्षमता और ठहराव है, जिससे बहुत से समूह नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं, जो हिंसा का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा पिछले 2 वर्षों में इसराइल में 4 चुनाव हुए हैं और वे सभी अनिर्णायक थे। अब बताइए, मतलब जब राजनीतिक स्थितियां अस्थिर बनी हुई हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका इम्पैक्ट वैश्विक स्तर पर पड़ेगा, आसपास के क्षेत्र पर भी पड़ेगा। इसराइल के प्रधानमंत्री ने अपना पद बरकरार रखा, लेकिन केवल कार्यवाहक के रूप में।
उसके अलावा बात करें विभाजित इसराइल, ये भी एक कारण है। अरब इसराइली जो आबादी का सिर्फ 20% है, समान जातीयता के कारण फिलिस्तीनियों के साथ है। यानी जो इसराइल क्षेत्र है, यहाँ पर 20% लोग ऐसे हैं जो फिलिस्तीनियों के साथ है, क्योंकि इनका भी जो जातीय समूह है वो क्या है, तो अरब है, यानी कि भी एक प्रकार के मुस्लिम है। अरब इसराइली और इसराइल के दूर दराज के समुदाय देश के अंदर गृह युद्ध जैसे गतिविधियों में लिप्त हैं। उसके अलावा बात करें फिलिस्तीनियों से संबंधित मुद्दे, फिलिस्तीनी लोगों की भावनाएं भी बदल रही हैं। उनमें से अधिकांश का कहना है कि वे द्विराज्य समाधान नहीं चाहते हैं। यह भी तय नहीं है कि हमास फिलिस्तीनी राज्य या फतह पर शासन करेगा या इनमें से किसी पर भी नहीं करेगा। फिलिस्तीनी हमास और फतह के बीच एक दूरी रही है और वे दोनों अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि अंतिम फिलिस्तीनी हार का मुख्य कारण है। अभी हमास और फतह क्या है, तो ये दोनों ही संगठन है, दोनों ही ग्रुप है आतंकवादियों के, ठीक है। अब देखो भाई, अगर कोई मुस्लिम समुदाय से सुन रहा है, उसकी भावनाएं आते तो उसके लिए माफ करना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कहा जा रहा है तो मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। पता चले बाद में आपको कि सर आप ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई, अब अगर किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं दी गई तो हम उसको देश नहीं कह सकते ना। इसी तरीके से अगर हमास और फतह को आतंकवादी संगठन बताया जा रहा है, इसको इंटरनेशनल लेवल पर आतंकवादी संगठन घोषित किया गया, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जो कहा जा रहा है मैं तो बस वही बता रहा हूँ। तो ये दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं, मतलब ये दोनों फिलिस्तीन के लिए ही लड़ रहे हैं, लेकिन फिर इन दोनों के बीच आपस में भी समझौते नहीं हो रहे। दोनों आपस में नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर मान लीजिए फिलिस्तीन को आज़ादी मिल भी जाए या इजराइल समाप्त हो जाता है तो कौन किस पे राज करेगा, कैसे राज करेगा। इन दोनों में आपस में ही नहीं बन रही है। संयुक्त फिलिस्तीन अरब दुनिया और अन्य देशों की मदद से अब जितना हासिल कर रहा है उससे कहीं अधिक हासिल कर सकता था। वे भौगोलिक रूप से इजरायली क्षेत्र से अलग हो गए हैं, इसलिए यह अब एक व्यवहार राज्य नहीं है। साथ ही यहूदी हाथों में जाने वाली भूमि संबंधी मुद्दा फिलिस्तीनियों को और अधिक परेशान कर रहा है। ये भाई साहब आए ये मतलब यार, ये आप देखोगे ना, कहीं भी अगर युद्ध चल रहा है तो बैकग्राउंड में अमेरिका, रसिया या ऐसे बड़े बड़े देश होंगे जिनको अपना हथियार सप्लाई करना है या फिर जिनको अपना पैसा बनाना है। मतलब ये लोग बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं होंगे, चाहे अफगानिस्तान को उठा के देखो, यूक्रेन को उठा के देखो, यहाँ पे फिलिस्तीन और इसराइल का मुद्दा है। इस तरीके से कोई भी देश आप उठा के, सीरिया जॉर्डन का मुद्दा हो गया, कहीं भी देखिए आप, तो बैकग्राउंड में ये भाई साहब जरूर मिलेंगे। मतलब और कोई हो ना हो, ये जरूर आ जाएंगे बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं से। बात करें अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीनी कारणों से होने वाली बैठक को रोक रहा है और पूरी तरह से इसराइल के बचाव के अधिकारों को मान्यता देता है। अब ये पूरी तरीके से मतलब कंप्लीटली इसराइल को सपोर्ट कर रहा है और फिलिस्तीन को मान्यता ही नहीं दे रहा। कह रहा फिलिस्तीन तुम कौन हो, हम जानते नहीं कि फिलिस्तीन नाम का कोई देश था, सिर्फ और सिर्फ इसराइल था। आज से हजारों साल से पहले से इसराइल चला आ रहा है। मतलब इस तरीके की बातें करता है अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा यरूशलेम को इसराइल की वास्तविक राजधानी के रूप में मान्यता देना भी एक बड़ी समस्या बन गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका का इसराइल के संबंध में अभी स्पष्ट रूप ज्ञात नहीं हुआ है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब, मतलब ये एक तरीके से इंटरटेनर थे जब तक थे। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने स्पष्ट रूप से इसराइल का समर्थन किया था। हालांकि अमेरिका में मौजूदा प्रशासन ने तटस्थ रहने की बात कही, लेकिन उसने इस संघर्ष में ज्यादा कूटनीतिक ऊर्जा का निवेश नहीं किया। कह तो रहे कि तटस्थ रहेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली ये यहूदियों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। आगे की राह क्या हो, तो नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए। दोनों राज्यों की राजनीति में नेतृत्व और पीढ़ीगत परिवर्तन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। इसराइल और फिलिस्तीनी दोनों प्रधानमंत्री काफी लंबे समय से सत्ता में हैं, क्योंकि सत्ता के लिए घरेलू अस्तित्व की राजनीति और अपने पद पर बने रहने की इच्छा इस क्षेत्र और उसके लोगों को व्यापक हित पर हावी है। अब यहाँ पे बात ये कही जा रही है कि जो इसराइल हो गया और जो फिलिस्तीन हो गया, यहाँ पे दोनों लोग जो प्रधानमंत्री लगातार सत्ता में बने हुए हैं, इनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं। इनको बस अपनी सत्ता चाहिए, अपनी पावर चाहिए। तो वही बात की जा रही है कि इनको चेंज किया जाए, सत्ता में परिवर्तन किया जाए, टाइम टू टाइम चुनाव कराया जाए, लोकतांत्रिक रूप से चुनाव कराया जाए। नई पीढ़ी के आने से द्विराज्य के समाधान हेतु पुनर्विचार की उम्मीद है। साथ ही हमास को संयम में लाना बहुत आवश्यक है। हमास जो है ना, अतिवादी है, ये एक्सट्रीम है, तो ये एक्सट्रीम कंडीशन बनाकर चलता है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है ये। उसके अलावा बात करें अनुपातहीन प्रतिशोध को रोकना, दोनों राज्यों की एक निश्चित सीमा होनी चाहिए जिस तक वे जवाबी कार्रवाई कर सकें। बल का अनुपातहीन उपयोग कोई समाधान नहीं है, यह केवल आतंकवाद और उग्रवाद पैदा करेगा। उसके अलावा क्षेत्रीय शक्तियों की भूमिका अगर देखें हम, तो सऊदी अरब हो गया, कतर और संयुक्त अरब अमीरात यूएई जैसे क्षेत्रीय देशों के पास संभवतः अमेरिका की तुलना में शांति वार्ता हेतु बेहतर मार्ग उपलब्ध है। यानी अगर चाहें ये लोग तो मिल करके शांति वार्ता करवा सकते हैं, जितना कि अमेरिका के पास सकते हैं उससे ज्यादा इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए ये लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अमेरिका का इस क्षेत्र पर उतना नियंत्रण नहीं है जितना पहले हुआ करता था। कतर और मिस्र पहले से शांति हेतु मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है, भारत की भूमिका क्या हो सकती है, तो भारत का मानना है कि इस क्षेत्र में स्थिरता लाने और इस दशकों पुराने संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता ही एकमात्र रास्ता है। हम तो वैसे भी बुद्धा को मानने वाले लोग हैं, हमें यही पता है कि युद्ध बेकार चीज है, हमें बस शांति के मार्ग पर चलना चाहिए, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, बाकी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए।
भारत के दोनों राज्यों के साथ घनिष्ठ संबंध है और वह फिलिस्तीन का समर्थन करता है, लेकिन एक को दूसरे के ऊपर चुनना बुद्धिमानी नहीं है। हालांकि अब ये वर्तमान परिदृश्य बदल चुका है, अब हम लोग इसराइल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। फिलिस्तीन चाहता है कि भारत वार्ताकार के रूप में कार्य करे, क्योंकि उनका विश्वास अमेरिका, चीन या रूस पर ज्यादा नहीं है। क्योंकि फिलिस्तीन हो या दुनिया की कोई भी कंट्री, उनको पता है, चाहे अमेरिका हो गया, चाहे रूस हो गया, चाहे चीन हो गया, ये लोग अपने फायदे के लिए आते हैं, अपना फायदा देखते हैं। जब तक इनका फायदा तब तक ठीक है, अपने फायदे के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं, किसी को लड़ा भी सकते हैं, युद्ध भी करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यूक्रेन को देख सकते हैं, इसराइल फिलिस्तीन को देख सकते हैं। तो भारत ऐसा नहीं है, भारत ऐसा नहीं करता। हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग वही है ना कि बुद्धा, महात्मा गांधी और इन सबके देश के हैं। तो हमें ये पता है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, हम शांति से निपटा लेते हैं सारा मैटर। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो धरातल पर स्थिति वास्तव में बहुत खराब है। तनाव बढ़ता जा रहा है और इसमें शामिल जटिल मुद्दों को देखते हुए यह समस्या निकट भविष्य में सुलझती नहीं दिख रही। स्थिति इतनी खराब है कि 5,000 रॉकेट दागे जा रहे हैं। उसके अलावा जो हमास के कुछ लोग हैं, ये इसराइल में घुस जा रहे हैं, उनकी सेनाओं को पकड़ रहे हैं, उनके लोगों को पकड़ करके बंदी बना रहे हैं, उनका कत्लेआम मचा रहे हैं। फिर इसराइल भी वही जवाबी कार्रवाई में वही चीज कर रहा है। तो दोनों देश एकदम खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं, आर या पार वाली स्थिति में। शांति वार्ता कम से कम 2 दशकों से हो रही है, लेकिन यह व्यर्थ है। हालांकि शांति वार्ता के लिए भारत का रुख अभी भी कायम है। दोनों पक्षों को एक संभावित समाधान पर पहुंचना होगा जो आपसी हित में हो, लेकिन यह केवल बातचीत से ही हो सकता है, ना कि रक्तापात से, युद्ध से नहीं हो सकता। सिर्फ शांति वार्ता से ही इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। तो बस यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई करने का मूड तो आपका वैसे भी नहीं होगा। इसराइल फिलिस्तीन विवाद क्या है इतिहास से लेकर के अब तक का, उम्मीद है कि समझ आए होगी। नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ठीक से समझ नहीं आया, या फिर यहाँ पे ये पॉइंट समझ नहीं आया। तो हम इसको फिर से एक बार, मुझे लग रहा है कि अभी ये न्यूज़ में लगातार बना रहेगा, कभी ना कभी न्यूज़ में आएगा, फिर हो सकता है कि इसके ऊपर एडिटोरियल भी आए। तो एक बार हम लोग और इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, पूरा पृष्ठभूमि लेकर के, बैकग्राउंड लेकर के, इतिहास से अब तक पूरा डिटेल्स में क्लियर हो जाए। तो यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। जय हिंद, जय भारत।